नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम प्रोफेसर चा और गुशियांग को देखते हैं जो कि उस पेशेंट के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। पर अभी जो उन लोग का झगड़ा हुआ उसकी वजह से वो साथ नहीं रहना चाहते थे, तो गुशियांग प्रोफेसर चा को यहाँ से जाने को कहता है। पर अब भला प्रोफेसर चा उसके कहने पर क्यों जाए, और वैसे भी चीफ बैन ने यहाँ पर सर्जन को रहने के लिए कहा था, तो इस हिसाब से तो गुशियांग को यहाँ से जाना चाहिए। पर गुशियांग भी जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सर्जरी करने के लिए प्रोफेसर चा ने हाथ तो उसी का यूज किया था, तो इस हिसाब से तो वो सर्जन माना जाएगा। पर इससे पहले कि उन दोनों में फिर से खतरनाक बहस शुरू हो जाती कि तभी उस पेशेंट को होश आ जाता है, जिससे कि उन दोनों का ध्यान उस पर चला जाता है और प्रोफेसर चा उससे कुछ सवाल करने लगते हैं जो कि किसी भी पेशेंट के होश में आने पर किया जाता है। पर क्योंकि वो प्रोफेसर चा की आवाज तो सुन नहीं सकता था, तो गुशियांग उनके सवालों को दोहराता है। लेकिन फिर गुशियांग उससे उसकी बेटी के बारे में पूछने लगता है, जो देख प्रोफेसर चा को हैरानी होती है, क्योंकि उन्होंने किसी भी पेशेंट से कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे। पर वो ये तो समझ सकते थे कि गुशियांग लोगों से इमोशनली भी कनेक्ट करता है। खैर फिर उस पेशेंट की वाइफ और उसकी बेटी उससे मिलने आती हैं और उसे सही सलामत देख वो लोग बहुत खुश थी, और वो बच्ची गुशियांग को देखकर प्यारी सी स्माइल करती है, जिसे प्रोफेसर चा भी नोटिस करते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी पेशेंट से ऐसा इमोशनल रिश्ता नहीं बना पाए थे। तो उन्हें ये थोड़ा अजीब तो लगता है, पर गुशियांग की उस पेशेंट और उसकी फैमिली के लिए कंसर्न देख उन्हें अच्छा भी लगता है। तो वो आईसीयू से बाहर आते हैं और यहाँ हम एक बार फिर से उस ब्लैक स्पिरिट को देखते हैं, जो कि इस बार भी प्रोफेसर चा को ही देख रही थी। पर प्रोफेसर चा उसे यहाँ भी नोटिस नहीं करते और अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ की सेजिन अभी भी उनकी सेवा में ही बिजी थी। तो वो सेजिन से आज के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अब से गुशियांग की बॉडी में नहीं जाएंगे, जिससे कि वो होश में आ सकें। पर अब सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि वो इसे टाल नहीं पाए। पर सेजिन भी उनसे गुशियांग की सर्जरी के बारे में बात कर रही थी, तो वो कहती है कि आज गुशियांग ने बहुत अच्छे से सर्जरी की, वो काफ़ी टैलेंटेड है, पर काश उसने तुम्हारी भी सर्जरी इतने ही अच्छे से की होती तो अभी तक तुम कब का होश में आ चुके होते। पर अब जो हो गया उसका क्या ही किया जा सकता था, तो वो इस बात को जाने देती है। पर वो अभी भी ये जानना चाहती थी कि प्रोफेसर चा और गुशियांग का आखिर रिलेशन क्या है, क्योंकि भले ही गुशियांग ये कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर जिस तरह से वो उनकी चिंता करता है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं। वैसे प्रोफेसर चा भी अभी गुशियांग से अपना रिश्ता आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि शुरुआत तो उन दोनों की नफरत से ही हुई थी, पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके चलते वो फिलहाल उससे नफरत तो बिल्कुल नहीं करते। पर अभी भी उनके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आखिर गुशियांग को आत्माएं कब से दिखना शुरू हुई और क्यों, क्योंकि ये इतनी आम बात तो है नहीं। खैर इधर गुशियांग अपने घर आता है, पर वो आज भी कैब से आया था, तो उसकी मदर उसकी कार के बारे में पूछती हैं। पर अब गुशियांग उन्हें क्या ही बताए, तो वो बहाना करता है कि वो काफ़ी थक गया था इसलिए कैब से आ गया। तो फिर वो आराम करने के लिए अपने रूम में आता है, जहाँ की हम पहली बार गुशियांग के फादर की फोटो देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में गुशियांग और उसके फादर बोटिंग के लिए गए थे, जहाँ की एक्सीडेंटली गुशियांग पानी में गिर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में उसके फादर की डेथ हो जाती है। तो उस मोमेंट को याद कर गुशियांग काफी दुखी तो था ही साथ वो काफी डरा हुआ भी लग रहा था। वैसे हमें यहाँ ज्यादा कुछ तो नहीं बताया जाता, पर एज एन ऑडियंस हमें ऐसा लगता है कि शायद गुशियांग के आत्माओं को देख पाने का इस एक्सीडेंट से कोई रिलेशन है। खैर फिर नेक्स्ट डे हम प्रोफेसर चा को अपने रूम में सोते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ वो क्लीनिंग स्टाफ वाली लेडी आकर सफाई करने लगती है, जिसे देख प्रोफेसर चा बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं। तो कल जो कुछ भी हुआ वो उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं, पर वो लेडी उनकी बात नहीं सुन पा रही थी, और क्योंकि प्रोफेसर चा ये तो जानते थे कि अगर सीनियर घोस्ट को कल की बात पता चली तो वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो इससे पहले कि सीनियर घोस्ट वहां आए वो वहां से खिसक लेते हैं। पर एक्चुअल में उस लेडी के अंदर सीनियर घोस्ट ही थे, पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर गुशियांग और प्रोफेसर चा मिलकर क्या करना चाहते हैं। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम गुशियांग को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल आते हुए देखते हैं, पर वो अभी भी काफी गुस्से में था, तो वो प्रोफेसर चा के पास आता है, जो कि हॉस्पिटल के बैकयार्ड में अपनी पुरानी जगह पर सेजिन के साथ बैठे हुए थे। तो वो आते ही प्रोफेसर चा को चालान की रसीद दिखाते हुए उन पर भड़क जाता है,
क्योंकि उसकी दोनों गाड़ियों को उन्होंने फायर ट्रक के पास छोड़ दिया था। और वैसे ये तो हम जानते ही हैं कि गुशियांग के लिए उसकी गाड़ियां वही मायने रखती हैं जो कि प्रोफेसर चा के लिए उनका मांदू रखता है। तो इस तरह से उसके बच्चों को यूं रिस्क में छोड़ के आने के लिए वो उन्हें खूब सुनाता है। हालांकि प्रोफेसर चा उससे सॉरी भी कहते हैं कि अंधेरा था इसलिए उनका इस पर ध्यान नहीं गया, पर गुशियांग उन्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं कर सकता था। वैसे सेजिन जो इतने देर से ये सब सुन रही थी, उसे तो यही नहीं समझ आ रहा था कि आखिर गुशियांग उसे ये सब क्यों सुना रहा है, क्योंकि उसे तो इस बात का आइडिया था नहीं कि वो उसे नहीं बल्कि उसके यंग मिन चा को सुना रहा है। तो वो सेजिन से कहता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो कि ऐसे स्वार्थी और इमोरल इंसान के लिए तुम्हें अपना समय और एनर्जी लगानी चाहिए या नहीं। पर सेजिन उसका भला क्या ही जवाब देती, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। तो गुशियांग उन्हें इतना कुछ सुनाकर वहां से चला जाता है, और क्योंकि उसने ये सारी बातें सेजिन के सामने कही है तो भला प्रोफेसर चा उसे ऐसे कैसे जाने देते। तो वो भी उसके पीछे जाते हैं और उस पर नाराज होते हुए कहते हैं कि मैं अब इस हालत में हूँ तो तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। तो एक बार फिर से उन दोनों की आर्गुमेंट शुरू हो जाती है, पर इस बार गुशियांग ऐसे आर्गुमेंट कर रहा था जैसे कि वो फोन पर बात कर रहा हो, क्योंकि प्रोफेसर चा तो किसी को दिखने नहीं वाले, तो ऐसे में वो लोगों के सामने पागल नहीं लगना चाहता था। खैर फिर काम भर की बहस करने के बाद प्रोफेसर चा उससे कहते हैं कि अब जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल गए हैं तो तुम मुझे मेरे बच्चे का भी पता बता दो। पर अभी गुशियांग इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक तो उनकी वजह से उसके बच्चे खतरे में पड़े और दूसरा उसकी नाम से बिल फटा सो अलग। तो वो उनसे अपने बच्चे का पता जानने के लिए $1000 देने को कहता है। पर फिलहाल जिस कंडीशन में प्रोफेसर चा है वो उसे पैसे कैसे दे सकते हैं, तो वो उससे इस बारे में नेगोशिएट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मेडिकल न्यूज के रिपोर्टर आते हैं और गुशियांग से उस सर्जरी के बारे में कुछ सवाल पूछने लगते हैं। पर ये सुन प्रोफेसर चा और गुशियांग दोनों ही हैरान थे कि आखिर ये न्यूज बाहर कैसे आई। और अब तक पूरे हॉस्पिटल में भी इसी चीज की बातचीत हो रही थी, क्योंकि गुशियांग ने एक इमरजेंसी पेशेंट की सर्जरी की। इस खबर को हॉस्पिटल की वेबसाइट पर पब्लिक कर दिया गया था। हालांकि उस आर्टिकल में गुशियांग की तारीफ ही की गई थी, पर किसी का भी प्लान इसे पब्लिक करने का नहीं था। तो इस बात से सभी लोग हैरान थे कि ये न्यूज बाहर कैसे आई, पर इसे किसी और ने नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ने ही पब्लिक किया था। तो गुशियांग उन्हें इसके लिए कन्फ्रंट करता है, पर वाइस प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि वो चाहते थे कि उसका टैलेंट सबको पता चले, और वैसे भी प्रोफेसर चा के बाद इस हॉस्पिटल को फिर से किसी स्टार डॉक्टर की जरूरत है। हालांकि गुशियांग ये समझ रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट का इसके पीछे क्या मकसद है, पर वो उनसे सिर्फ इतना कहता है कि इस न्यूज को पब्लिक करके उन्होंने उसकी प्राइवेसी को इन्वेड किया है। और प्रोफेसर चा जो कि वहीं पास में ही खड़े थे वो भी वाइस प्रेसिडेंट पर बहुत गुस्सा होते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट तो ये जानना चाहते थे कि गुशियांग इतना टैलेंटेड कब से हुआ। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम MBA करने के बहाने USA जाकर कोई सर्जरी की ट्रेनिंग ले रहे थे। पर गुशियांग उन्हें इसका कोई जवाब नहीं देता, और क्योंकि उसकी माँ का फोन आ रहा था तो वो बात करने बाहर चला जाता है। और उसी समय वाइस प्रेसिडेंट को भी उनकी माँ का कॉल आता है, जो कि इस बात से नाराज थी कि उन्होंने गुशियांग की इतनी तारीफ की है। पर वाइस प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं कि उन्होंने गुशियांग को ये सब फेमस करने के लिए नहीं बल्कि उसे हवा में उड़ाने के लिए किया है, जिससे कि जब वो गिरे तो उसे उतनी ही गहरी चोट आए, और वो उसे किसी भी कीमत पर मेडिकल बोर्ड नहीं पास करने देंगे। इसका मतलब उनका प्लान गुशियांग का पत्ता पूरी तरह से काटना है। पर वाइस प्रेसिडेंट को इस बात की कहाँ ही खबर थी कि प्रोफेसर चा वहीं खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा हॉस्पिटल भी गुशियांग को एक स्पेशल अटेंशन देने लगा था, जो कि वो हमेशा से चाहता तो था, पर शायद इस तरह से नहीं। तो उसे ये सब काफी अनकंफर्टेबल फील करा रहा था, तो वो वहाँ से हट जाता है। वैसे प्रोफेसर चा भी अब तक के बाद समझ गए थे कि वो गुशियांग की लाइफ को जितना आसान समझते थे उतना है नहीं, क्योंकि वो ढेर सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है जो कि उसे हर हाल में गिराना चाहते हैं। तो वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ उनके दुश्मन यानी ईना मीना डीका उन्हें आकर घेर लेते हैं। और भले ही प्रोफेसर चा कितने भी प्रो घोस्ट बन गए हों, पर अभी भी उन लोगों के सामने आने पर उनकी हवा टाइट हो ही जाती है। तो वो लोग उन्हें अपने साथ शांति में चलकर बात करने को कहते हैं, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में गुशियांग उस बच्चे को देखता है जो कि प्रोफेसर चा का पेशेंट था। वैसे इसका नाम सियंग जू है, तो अब से हम इसे सिंजो बुलाएंगे। तो सिंजो हाइड एंड सीक खेल रहा था, पर उसने अपना सिर्फ मुंह छुपा रखा था,
जबकि उसकी पूरी बॉडी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। तो गुशियांग उसके पास जाता है और उसे अच्छे से छुपने को कहता है, पर शिंजो का हाइड एंड सीक खेलने का यही स्टाइल था तो वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। वैसे गुशियांग के जो हालात हैं उसका भी मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, तो वापस अपने काम पर लौट आता है, जहाँ की हम शिंजो की मदर को देखते हैं जो कि डॉक्टर ली से शिंजो की सर्जरी करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। तो यहाँ डॉक्टर किम गुशियांग को शिंजो की मेडिकल कंडीशन बताते हैं और कहते हैं कि शिंजो के ऑपरेशन में बस यही प्रॉब्लम नहीं है कि उसे सर्जन नहीं मिल रहा, बल्कि ये भी प्रॉब्लम है कि वो दूसरे हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करेगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में अगर उसकी सर्जरी होती तो उसका सारा खर्चा प्रोफेसर चा की फंड से दिया जाता। पर गुशियांग को तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि प्रोफेसर चा का भी कोई फंड है, जिस पर डॉक्टर किम बताते हैं कि जब भी प्रोफेसर चा किसी अमीर पेशेंट को बचाया करते थे तो इस बात से खुश होकर वो अमीर पेशेंट प्रोफेसर चा को काफी डोनेशन दिया करते थे, जिसे कि वो अपने फंड में डाल देते थे, जिससे कि जरूरतमंद पेशेंट का इलाज हो सके। वैसे अभी तक प्रोफेसर चा का जो नेचर रहा है वो देख के तो गुशियांग को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर चा ऐसे भी हैं। खैर दूसरी तरफ इना, मीना और डीका प्रोफेसर चा को घेर कर उनसे अपना एक एक काम करने को कहते हैं, जिसमें कि इना उनसे एक मूवी की डीवीडी मंगाता है और मीना लाइब्रेरी से एक बुक लाने को कहती है, जबकि डीका उनसे योंगडोंग स्टेशन के पास वाली एक वॉलनट केक की शॉप से एक पैकेट केक लाने को कहता है। पर प्रोफेसर चा को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक घोस्ट होते हुए उन लोगों की ये डिमांड कैसे पूरी करें। तो इना उन्हें याद दिलाता है कि वो उन लोगों की तरह घोस्ट नहीं है, बल्कि वो गुशियांग की बॉडी को पोजेस्ट कर सकते हैं। तो वो तीनों उन्हें एक तरह से धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने उनका काम नहीं किया तो वो लोग उनकी लाइफ को मुश्किल कर सकते हैं। तो प्रोफेसर चा उन लोग का इशारा तो समझ गए थे, पर उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो गुशियांग से हेल्प भी तो नहीं मांग सकते। खैर दूसरी तरफ डॉक्टर किम और गुशियांग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर ली गुशियांग को उस सर्जरी वाले पेशेंट की पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट करने को कहते हैं। पर अब गुशियांग को तो इस बारे में भी कुछ नहीं पता था, तो उसे मन ही मन डॉक्टर ली पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कहाँ वो इस चीज से पीछा छुड़ाना चाहता है और ये है कि एक न एक काम उसके सामने लाकर रख ही देते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम गुशियांग को वहां से आते हुए देखते हैं, जो कि प्रोफेसर चा पर अपना गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि वही थे जिन्होंने डॉक्टर ली को इसमें शामिल किया। खैर तभी उसकी नज़र शिंजो और उसकी माँ पर पड़ती है, जो कि साथ में काफ़ी खुश लग रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी शिंजो की रियल मदर नहीं है, बल्कि उसे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। पर क्योंकि शिंजो हमेशा बीमार रहता था तो उसकी वजह से उन लोगों के सारे पैसे खर्च हो गए, तो उसके हस्बैंड ने उसे वापस ऑर्फनेज छोड़ने को कहा, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुई। तो उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया और उन दोनों को छोड़कर चले गए, जिसके बाद से वो शिंजो को अकेले ही पाल रही है।